हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने वायु परिवहन के बारे में चर्चा कर ली थी और ये हमारा तीसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। ट्रांसपोर्ट का यातायात के तीसरे साधन के रूप में था। इससे पहले हम लोगों ने सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में चर्चा कर ली थी। तो इस प्रकार से हमारे सड़क परिवहन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, रेल परिवहन भी कंप्लीट हो गया और वायु परिवहन भी कंप्लीट हो गया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग परिवहन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अंतिम साधन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो अंतिम परिवहन का साधन है वह फ्रेंड्स जल परिवहन। क्या है फ्रेंड्स? जल परिवहन। तो अपन फ्रेंड्स जल परिवहन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जल परिवहन के बारे में बात करें तो ये किसी भी देश की बात करें तो ये किसी भी देश के लिए सबसे सस्ता परिवहन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे सस्ता परिवहन होता है। किसी भी देश का सबसे सस्ता परिवहन क्या है फ्रेंड्स? जल परिवहन है। जल परिवहन के द्वारा आप बड़े बड़े सामानों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत पे। किस पे फ्रेंड्स? बहुत कम लागत पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग कुछ जल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में किस प्रकार के जल परिवहन का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले आज जल परिवहन में बात कर लेते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय जल मार्गों की। किसकी फ्रेंड्स? पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय जल मार्ग की। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे भारत के कुछ पत्तन की, कुछ पोर्ट्स की, जो भारत के महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ स्कीम्स हैं जो जैसे सागरमाला परियोजना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग की। तो भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। चलिए तो फ्रेंड्स अपन राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी तक की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। क्या है फ्रेंड्स? भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। कौन सा फ्रेंड्स? राष्ट्रीय जल मार्ग 1। किस पे है फ्रेंड्स? ये कहाँ तक बीच पे है फ्रेंड्स? ये इसकी बात अगर आप करें तो ये कहाँ से? प्रयागराज से लेके, प्रयागराज से कहाँ तक है फ्रेंड्स? ये हल्दिया तक। कहाँ तक है फ्रेंड्स? हल्दिया। प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो आप कह सकते हैं ये प्रयागराज से लेके कहाँ तक है? हल्दिया तक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहाँ किस किस में है? गंगा और हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। किसके नदी तंत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? ये आता है फ्रेंड्स गंगा और हुगली। गंगा और हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इसकी अगर अपन लंबाई की बात करें तो लगभग ये कितना लंबा है फ्रेंड्स? इसकी अगर अपन लंबाई की बात कर लें तो ये लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना है फ्रेंड्स? 1620 किलोमीटर लंबा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन बात कर लिए किसकी? ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 था। अब इसी तरीके से अपन बात करते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की बात करें अपन फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहाँ फ्रेंड्स? ये असम में। कहाँ फ्रेंड्स? असम में, सादिया से धुबरी तक। असम में कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स? सादिया से धुबरी तक। सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी के बीच में क्या है फ्रेंड्स? ये असम में ये राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है, जो किस नदी पे है फ्रेंड्स? ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे है। ओके फ्रेंड्स, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये कितना लंबा है फ्रेंड्स? इसकी अगर अपन लंबाई की बात करें तो ये लगभग 891 किलोमीटर लंबा है। कितना फ्रेंड्स? 891 किलोमीटर तक ये है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं अपन। देखिए तो इसमें ये कहा गया, इसमें ये हुआ था कि जो सागरमाला कार्यक्रम है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सागरमाला जब कार्यक्रम के अंतर्गत इसी के माध्यम से, किसके? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 के माध्यम से ही पहला सीमेंट कार्गो, क्या फ्रेंड्स? पहला सीमेंट कार्गो परिवहन का शुभारंभ किया गया था।
क्या फ्रेंड्स? सीमेंट कार्गो परिवहन। पहला सीमेंट कार्गो परिवहन का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये बात हो गई किसकी? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की। अब अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी बात की जाती है कि ये भारत का पहला, क्या फ्रेंड्स? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या है ये? इसकी अपन बात करें तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें 24 घंटे, क्या फ्रेंड्स? 24 घंटे क्या होता है? संपूर्ण भाग में, इसके पूरे भाग में 24 घंटे नौकायान की सुविधा है। क्या फ्रेंड्स? इसके संपूर्ण भाग में, इसमें संपूर्ण भाग में 24 घंटे नौकायान होता रहता है। क्या फ्रेंड्स? 24 घंटे नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 205 किलोमीटर लंबा है। कितना है फ्रेंड्स? 205 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पर है फ्रेंड्स ये? इसकी बात करें ये है कहाँ पे? तो ये केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। कहाँ है फ्रेंड्स ये? केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। केरल के कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में है। ओके फ्रेंड्स, केरल के पश्चिमी तट क्षेत्र पे है। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक ऐसे बात कर सकते हैं आप इसको? तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक पश्चिमी तट नहर आती है। क्या आती है? पश्चिमी तट नहर। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर आती कहाँ से कहाँ तक? कोट्टापुरम से कहाँ तक फ्रेंड्स? कोल्लम तक। कोट्टापुरम से कोल्लम तक एक ये पश्चिम नहर के भाग में आता है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक। फिर उसके बाद अपन बात करें, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें ही उद्योग मंडल नहर आती है। क्या आती है? उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर की बात करें तो ये कोच्चि से कहाँ तक? पाथमल सेतु तक। कहाँ तक? कोच्चि से पाथमल तक, पाथमल सेतु तक। किसमें? उद्योग मंडल नहर में। और इसके बाद लास्ट है क्या फ्रेंड्स? चंपकारा नहर। क्या है तीसरी? देखिए, तीसरी नहर क्या है इसी के अंतर्गत शामिल है जो, वो है चंपकारा नहर। चंपकारा नहर ये कहाँ तक आती है फ्रेंड्स? कोच्चि से अंबला मुगल तक। कहाँ तक? कोच्चि से अंबला मुगल तक। अंबला मुगल। इस प्रकार से इसके 3 पार्ट में से शामिल किया गया है। क्या फ्रेंड्स? पश्चिमी तट नहर, दूसरा उद्योग मंडल नहर और तीसरा चंपकारा नहर। तो इस तरीके से ये क्या बात हो गई फ्रेंड्स? ये बात हो गई राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं अब राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की। नेशनल वाटरवेज 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स? इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र आता है? तो भद्राचलम, क्या फ्रेंड्स? भद्राचलम से राजमुंद्री। कहाँ फ्रेंड्स? भद्राचलम से राजमुंद्री तक का क्षेत्र आता है गोदावरी नदी में। ओके फ्रेंड्स, किसका क्षेत्र आता है? गोदावरी नदी का क्षेत्र आता है। कहाँ से? भद्राचलम से राजमुंद्री तक। फिर उसके बाद बात करें तो ये कहाँ का? ये गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी में। फिर इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन बात करें वजीराबाद से विजयवाड़ा। वजीराबाद से विजयवाड़ा। वजीराबाद से विजयवाड़ा ये किस क्षेत्र, किसके आता फ्रेंड्स? ये आता है कृष्णा नदी में। किसमें फ्रेंड्स? कृष्णा नदी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, कृष्णा नदी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद एक और बात कर लें, एक नहर के अंतर्गत भी इसका कुछ पार्ट आता है, उसकी बात अपन कर लें फ्रेंड्स। कहाँ से कहाँ तक? काकीनाडा से पुदुचेरी। काकीनाडा से पुदुचेरी, इसके तहत ये नहर जलमार्ग को भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये क्या बात हो गई? ये हो गया क्या फ्रेंड्स? राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की।
राष्ट्रीय जलमार्ग 5। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करें तो देखिए इसकी कुल लंबाई की बात करें अपन तो कुल लंबाई इसकी कितनी है, लगभग 623 किलोमीटर है। क्या फ्रेंड्स, इसकी कुल लंबाई है 623 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग बात करें इसी में और कुछ, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसके अंतर्गत की बात करें तो तलचर से धमरा, तलचर से धमरा का क्षेत्र आता है। किसका आता है फ्रेंड्स, तलचर से धमरा का क्षेत्र किसके बीच में, किस नदी पे ये आता है, ब्राह्मणी नदी पे। किस पे फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी पे। ब्राह्मणी नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हो गया कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। और फिर अपन बात कर लेते हैं अब लास्ट राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की। राष्ट्रीय जलमार्ग 6, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, इसकी 121 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो बराक नदी का क्षेत्र है असम में, क्या फ्रेंड्स, बराक नदी का जो क्षेत्र है असम में, उसका जलमार्ग शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें ही एक और बात करें, इसके अंतर्गत ही लखीमपुर से भांगा, क्या फ्रेंड्स, लखीमपुर से भांगा, ये यूपी वाला लखीमपुर नहीं है फ्रेंड्स, ये लखीमपुर से भांगा, ये असम वाला लखीमपुर है। भांगा मतलब फ्रेंड्स जिसे करीमगंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, करीमगंज। ओके फ्रेंड्स, तो ये लखीमपुर से करीमपुरगंज वाला क्षेत्र आता है। और इसी के अंतर्गत फिर दूसरा क्षेत्र आता है कौन सा, यही भांगा से लेके सिलचर तक का। क्या फ्रेंड्स, भांगा से लेके सिलचर तक का, भांगा से सिलचर। इस प्रकार से इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 6। इसमें क्या क्या आता है, बराक नदी का जलमार्ग शामिल किया गया है, फिर लखीमपुर से भांगा वाला इलाका शामिल किया गया है, और भांगा से सिलचर का जलमार्ग इसके अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे कुछ राष्ट्रीय जलमार्गों की। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रकार से आपके राष्ट्रीय जलमार्ग, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग की बात में हमने चर्चा की है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ पत्तन के बारे में। किनके बारे में, पत्तन यानी पोर्ट्स के बारे में। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगर अपन बात करें तो भारत की जो सीमा है, आपकी तटीय रेखा है, अगर अपन किसको द्वीप को भी मिला लें तो भारत की जो तटीय रेखा है वो लगभग 7516 किलोमीटर के समथिंग है। ओके फ्रेंड्स, 7516.6 किलोमीटर है, ऐसा ही कुछ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपन बात करें तो लगभग कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर की तट रेखा है, जिसके अंतर्गत क्या फ्रेंड्स 13 बड़े और लगभग 200 मध्यम और छोटे, क्या फ्रेंड्स 200 मध्यम और छोटे क्या हैं, पोर्ट्स शामिल होते हैं, बंदरगाह शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसी बात करें तो देखिए अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे बड़े बंदरगाह हैं, क्या है फ्रेंड्स, बड़े बंदरगाह। तो बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है, इसका नियंत्रण करती है केंद्र सरकार। कौन करता है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार करती है। और छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है, प्रबंधन और प्रशासन उसकी राज्य सरकारें करती हैं। छोटे का कौन करता है, राज्य सरकारें, राज्य सरकारें करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए भारत के अब कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अपन गुजरात से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से फ्रेंड्स, इधर हम लोग गुजरात से स्टार्ट करते हुए इधर पश्चिम बंगाल तक, इन पूरे यहाँ पे जो भी प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी, कांडला बंदरगाह की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कांडला। कांडला की बात करें फ्रेंड्स तो मैप में आपको दिखा दूं कांडला। तो देखिए फ्रेंड्स ये है गुजरात, गुजरात का ये है कांडला, यहाँ पास है कांडला बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई कांडला बंदरगाह। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बारे में बात कर दें। देखिए कहाँ पे है ये, कच्छ की खाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी पे। ओके फ्रेंड्स, कच्छ की खाड़ी पे स्थित है और ये ज्वारीय, क्या फ्रेंड्स, ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार के तहत ज्वारीय बंदरगाह है ये। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। और यहाँ पे सरकार ने क्या किया गया है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया है। क्या किया गया है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है सरकार ने। यहाँ क्या किया है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, फ्री ट्रेड जोन यहाँ पे हम क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने यहाँ पे स्थापित किया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके बारे में एक और बात कर लें तो उत्तर भारत की, क्या फ्रेंड्स, देखिए उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं, ये उत्तर भारत की आपूर्ति, उत्तर भारत को सामान की आपूर्ति करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। किस किस मामले में, उत्तर भारत को आपूर्ति करने में, उत्तर भारत की आपूर्ति के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई किसकी, कांडला बंदरगाह की। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी, मुंबई की। दूसरी बात करें अपन, दूसरे में मुंबई बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह की बात करें तो फ्रेंड्स मैप में दिखा दें, फिर एक बार इकट्ठा पूरा मैप में मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये है फ्रेंड्स, ये है मुंबई बंदरगाह, तो ये है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह की बात कर लेते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या फ्रेंड्स, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये पूरे वर्ष खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह। क्या फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा, ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है जो पूरे वर्ष खुला रहता है। क्या फ्रेंड्स, पूरे वर्ष खुला रहता है। और ये कहाँ पर स्थित है, सालसेट द्वीप में। कहाँ पर, सालसेट द्वीप में स्थित है ये। मुंबई भी पूरा सालसेट द्वीप में ही स्थित है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके इसके लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें अपन तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किया जाता है। तो देखिए इसकी बात करें तो देखिए यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है, क्या भेजा जाता है बाहर। तो यहाँ मुख्यतः क्या, सूती, क्या सूती और ऊनी कपड़े की बात करें तो यहाँ से क्या किया जाता है, इसका इंपोर्ट किया जाता, एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर चमड़े के सामान, चमड़े के सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज और मशीन इंजीनियरिंग सामान, इस तरीके के यहाँ से इनको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ओके फ्रेंड, क्या क्या, सूती ऊनी कपड़े, चमड़े के सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, मैग्नीशियम मशीन, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज मशीन और कई सारे के कई प्रकार के इंजीनियरिंग सामान को यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं नावा शोवा की। नावा शोवा, नावा शोवा की बात करें, जो नावा शोवा क्या फ्रेंड्स, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है फ्रेंड्स। मैप पे आप देख लीजिए, मुंबई के जस्ट यहाँ पास देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नावा शोवा जिसे कहते हैं, नावा शेवा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, नावा शेवा बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बारे में अपन कुछ चर्चा कर लें। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में यह है कि ये पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह है। क्या है ये, पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह है, मतलब ये मॉडर्न बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, इसमें मॉडर्न टेक्निकों का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण किस लिए किया गया था, इसे मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और ये इसकी बात करें तो ये आधुनिकता में, मैंने आपको बताया था ये मॉडर्न बंदरगाह है। तो इसकी बात अगर अपन ने कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा, क्या, भारत का सबसे बड़ा क्या, कृत्रिम
कृत्रिम एवं आधुनिकता से मतलब भरा हुआ, मतलब आधुनिकतम बोल सकते हैं, आधुनिकतम बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें तो क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिकतम, मैंने आपको बताया ये पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह है, तो इस प्रकार से ये आधुनिक है, ये मॉडर्न है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बारे में और कुछ बात कर लें। इसके बारे में यहाँ ये जो कह सकते हैं आप, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन भी है। क्या है फ्रेंड्स, ये कंटेनर पत्तन भी है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन भी कौन सा है, ये है नावा शेवा, जिसे अपन कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो ये वो है फ्रेंड्स, यांत्रिकी रूप से है, यांत्रिक कंटेनर की मदद से इसे, मतलब यांत्रिकी के द्वारा इसमें कंटेनर को चढ़ाया उतारा जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, मॉडर्न बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन चौथे नंबर की बात करते हैं, मर्मुगोआ। क्या, मोर्मुगोआ या मोर्मुगांव भी इसको बोलते हैं। तो मोर्मुगांव बंदरगाह कहाँ फ्रेंड्स, ये गोवा में है। कहाँ फ्रेंड्स, गोवा में। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा में फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है मर्मुगोआ या मर्मुगांव बोलते हैं इसको। ये बंदरगाह कहाँ है, गोवा में स्थित है। अब अपन इसकी बात करें तो गोवा में जुआरी नदी, क्या फ्रेंड्स, जुआरी नदी की बात करें, जुआरी नदी के ज्वारनदमुख, मतलब ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी में स्थित बंदरगाह है। किस नदी के, जुआरी नदी, जुआरी नदी, मांडवी, जुआरी, ये गोवा की नदियां हैं। तो जुआरी नदी के कहाँ पे, ये एस्चुरी में, जिसे अपन हिंदी में ज्वारनदमुख भी कहते हैं, ज्वारनदमुख, एस्चुरी में बना हुआ ये बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए इसकी बात अगर अपन करें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें तो यहाँ से देखिए, ईरान को लोहा का निर्यात किया जाता है यहाँ से, मतलब इस मर्मुगोआ बंदरगाह से ईरान को क्या अपन लोग निर्यात करते थे, आयरन ओर का निर्यात किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, और इस तक लौह आयरन ओर कैसे पहुंचाया जाता है, अगर अपन बात करें इस तक आयरन ओर कैसे पहुंचाया जाता है, तो मैंने आपको दो नदियों का नाम बताया था अभी, मांडवी और जुआरी। इन दोनों नदियों के द्वारा ही यहाँ तक क्या, इस बंदरगाह तक क्या पहुंचाया जाता है, लौह अयस्क मतलब आयरन ओर पहुंचाया जाता है। ये बात हो गई किसकी फ्रेंड्स, ये बात हो गई मर्मुगोआ की। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं न्यू मंगलोर की। पांचवा है क्या, न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये मर्मुगोआ और कोचीन के मध्य है। इधर मर्मुगोआ, इधर कोचीन और ये न्यू मंगलोर, इस तरीके से ये क्या फ्रेंड्स, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ओके, तो देखिए इसको अपन मैप में भी देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स, ये है न्यू मंगलोर, ये है मर्मुगोआ और ये है कोचीन, इसके मध्य में स्थित ये बंदरगाह है कौन सा, न्यू मंगलोर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अपन इसके बारे में कुछ डिटेल में चर्चा कर लें। किसकी, न्यू मंगलोर की। तो ये कहाँ फ्रेंड्स, कर्नाटक में है। कहाँ फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में। यहाँ से किस चीज़ का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो यहाँ से लौह अयस्क मैंने आपको जब मैं आपको मिनरल्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कुद्रेमुख खान जो कर्नाटक की, वहाँ से लौह अयस्क मिलता है, तो वहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। उसके साथ ही ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी आदियों का यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। क्या क्या, फिर इसके बाद ग्रेनाइट, देखिए कहवा का तो उत्पादन कर्नाटक में होता ही है, तो कहवा है, काजू है, इस प्रकार का इसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई न्यू मंगलोर की। इसके बाद अपन चर्चा कर लें फ्रेंड्स किसकी, न्यू मंगलोर के बाद अपन चर्चा कर लेते हैं कोचीन की। किसकी फ्रेंड्स, जिसे अपन कोचीन कहते हैं, कोचीन बंदरगाह या फिर कोच्चि बंदरगाह भी, कोच्चि बंदरगाह। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये केरल में है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये आप याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ अरब
सागर, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्राकृतिक पत्तन है। क्या है? प्राकृतिक पत्तन है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये क्या है? प्राकृतिक पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे स्थित है ये? इसकी बात अपन करें तो ये वेम्बनाड झील पे। किस पे? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, झील माने कयाल, लेगून को बोलते हैं अपन कयाल। वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसे अपन कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पे ये स्थित है। किस पे स्थित है? वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पे। वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। क्या फ्रेंड्स? कोच्चिन या कोच्चि बंदरगाह। इसके बारे में अपन मैप में मैंने भी आपको दिखाया था, तो एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कोच्चिन बंदरगाह, ये केरल में। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं। ये तो होगी बात अपनी किसकी फ्रेंड्स? कुछ प्रमुख बंदरगाह किस तरफ के ये थे? वेस्ट पार्ट के। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं ईस्ट पार्ट में। अब आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ईस्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो चलिए अब अपन ईस्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब ईस्ट पार्ट में कुछ स्थित बंदरगाह हैं। ये 6 बंदरगाह तो हम लोगों ने बात कर ली। किसमें? वेस्ट पार्ट में, भारत के वेस्ट में स्थित अरेबियन सागर में, मतलब अरेबियन सी में, अरब सागर में स्थित कुछ बंदरगाह हैं। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ बंदरगाहों की। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन बात करते हैं नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 7, तूतीकोरिन। किसकी? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। क्या? कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखा दूँ तूतीकोरिन बंदरगाह। ये फ्रेंड्स, ये जो नाम लिखा हुआ है V.O. चिदम्बरनार, ये जो है ये क्या है फ्रेंड्स? ये B.O. चिदम्बरनार, यही है तूतीकोरिन। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? B.O. चिदम्बरनार फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, B.O. चिदम्बरनार याद रखिएगा। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि B.O. चिदम्बरनार कहाँ पे स्थित है? B.O. चिदम्बरनार पोर्ट। तो देखिए इसका नाम B.O. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है इसका। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो हमारे B.O. चिदम्बरनार पिल्ले थे, क्या फ्रेंड्स, इसका नाम ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कहानी यह है कि जो B.O. चिदम्बरनार पिल्ले थे, उन्होंने ही 1906 में, कब फ्रेंड्स? 1906 में प्रथम स्वदेशी नौवहन सेवा, क्या फ्रेंड्स? प्रथम स्वदेशी नौवहन सेवा की शुरुआत की थी। कहाँ से कहाँ तक? तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच शुरू की थी। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ तक? तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में। अब आपको समझ में आया कि क्यों इसका नाम V.O. चिदम्बरनार पिल्ले के नाम पे रखा गया था? क्योंकि यहीं से इन्होंने क्या की थी? स्वदेशी भारतीय नौ परिवहन की सेवा की शुरुआत की थी। कहाँ से? तूतीकोरिन से कोलंबो तक। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसकी? 8वें नंबर में चेन्नई की। किसकी बात करें फ्रेंड्स अपन अब? चेन्नई बंदरगाह की। किसकी? ये भारत के पुराने बंदरगाहों में से एक है। ओके फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये कृत्रिम है। क्या है फ्रेंड्स? कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बारे में बात करें, यहाँ से क्या क्या किया गया था, यहाँ से किस चीज़ का आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर लें। यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ कह सकते हैं आप, उर्वरक कह सकते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र, जिसे अपन उर्वरक कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उर्वरक हो गया। लौह अयस्क भी है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, लौह अयस्क। उसके बाद है मैंगनीज, मैंगनीज। और इस प्रकार से चमड़ा, रबड़, तंबाकू, बहुत सारा, मतलब फ्रेंड्स यहाँ से क्या किया जाता है? निर्यात और आयात किया जाता है। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या फ्रेंड्स? देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। पहला मैंने आपको बताया था मुंबई बंदरगाह, दूसरा ये क्या है? चेन्नई। ओके फ्रेंड्स, तो आप मैप में देख लीजिए चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है।
ये फ्रेंड्स यहाँ पास देखिए, ये चेन्नई बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, ये तो बात हो गई अपनी किसकी फ्रेंड्स, चेन्नई बंदरगाह की। अब अपन बात करते हैं फिर उसके ऊपर एक है अपना 9वां नंबर क्या है, विशाखापट्टनम। क्या है फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए विशाखापट्टनम की बात करें तो ये देश का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, ये देश का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इस बंदरगाह में पोत निर्माण और उसकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। क्या फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, किस बंदरगाह में पोत निर्माण, इस बंदरगाह में क्या, पोत निर्माण और उसकी मरम्मत कराने की सुविधा उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से किस किस चीज़ों का, यहाँ से भी लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। क्या फ्रेंड्स, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है ये। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम का बंदरगाह। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैप में, एक बार मैप पूरा दिखा दूंगा फ्रेंड्स मैं आपको, ये है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम का बंदरगाह। ओके, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये हो गया क्या फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम के बाद अपन बात कर लेते हैं पारादीप की। किसकी बात कर लें फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह। तो अब 10वां नंबर क्या है फ्रेंड्स अपना, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, ये कटक से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग कटक से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये कौन सा फ्रेंड्स, पारादीप कहाँ पे स्थित है, ये महानदी के जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है उस पे स्थित है। ये कहाँ फ्रेंड्स, महानदी के डेल्टाई वाले क्षेत्र पे स्थित है। तो महानदी के डेल्टाई वाले क्षेत्र पे ये स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से क्या किया जाता है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बंदरगाह से मुख्यतः क्या किया जाता है, जापान को कच्चा लोहा और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। किसको, जापान को अपन क्या करते हैं, रॉ आयरन, कच्चा लोहा और मैग्नीज क्या करते हैं अपन, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी बात करें, देखिए इसके लिए एक और आप बात याद रखिएगा, देखिए इसके तहत अपन बात कर सकते हैं, जो इस बंदरगाह का पोताश्रय होता है, जहाँ पोत रहते हैं, पोताश्रय वो सबसे गहरा है। पोताश्रय क्या है यहाँ का, ये पोताश्रय सबसे गहरा है। इस बंदरगाह का क्या, पोताश्रय क्या है, सबसे गहरा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद बात करें अपन, ये बात हो गई पारादीप की। पारादीप मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे स्थित है मैप पे। तो ये है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा पे है पारादीप बंदरगाह, यहाँ पास पारादीप बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, अब ये बात हो गई पारादीप की। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं हल्दिया बंदरगाह की। किसकी फ्रेंड्स, हल्दिया बंदरगाह, ये कोलकाता हल्दिया, यहाँ पास फ्रेंड्स कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो अपन अब बात करते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का ये नदी पत्तन है। क्या है, 11वां नंबर बात करें कोलकाता और हल्दिया की। ये क्या है, सबसे पहली बात तो करें तो ये क्या है, कि ये एक नदी पत्तन है। क्या है, रिवर पोर्ट है। क्या है, नदी पत्तन है जो
हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये कांडला की तरह ही, किसके जैसे? अपन जैसे मैंने आपको बताया था कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसकी बात करें तो जो इसका जो पोताश्रय है, जहाँ पे पोत रहते हैं पोताश्रय, इसका जो पोताश्रय का नाम क्या है? आपने नाम सुना होगा डायमंड हार्बर का। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पोताश्रय का क्या नाम है? डायमंड हार्बर। इसके पोताश्रय का नाम है डायमंड हार्बर। और इसकी बात करें तो यह एक पूर्णतः क्या है? यह एक पूर्णतः क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस प्रकार से हम बात करें किसकी? कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह की, तो ये पूर्णतः क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 12वें नंबर पे, वहाँ पे एक छूट गया था एन्नोर बंदरगाह। क्या फ्रेंड्स? एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में बंदरगाह था एन्नोर, उसे क्या हो गया फ्रेंड्स? वो छूट गया था। उसके बारे में हम लोग बात कर लें तो एन्नोर की बात करें तो ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये लगभग कहाँ फ्रेंड्स? इसकी बात करें तो ये चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर दूर पे है। किस पे है? चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर। कहाँ पे? उत्तर पे स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पे स्थित है। मैंने बताया आपको ये एक प्राकृतिक बंदरगाह और चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर पे स्थित है। देखिए इसकी बात करें अपन, एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है, जैसे अपन बात किए थे किसकी फ्रेंड्स? नावासोवा की। क्या वो पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह था? उसी प्रकार से अपन बात करते हैं एन्नोर की। तो एन्नोर की बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। क्या फ्रेंड्स? देश का सबसे बड़ा क्या है? क्या फ्रेंड्स? कंप्यूटराइज्ड, मतलब कंप्यूटर से पूरा काम होता है यहाँ। ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, और इसी तरीके से इस पे और एक और बात कर लेते हैं। तो ये देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। क्या फ्रेंड्स? निजी क्षेत्र का स्थापित बंदरगाह है। ओके फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है देश का प्रथम निजी क्षेत्र पे स्थापित बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? ये है अपना एन्नोर का बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी की बात करें, जो इसका नया नाम कर दिया गया है, ये एन्नोर बंदरगाह का जो नया नाम है वो हो गया है कामराज। क्या हो गया है? कामराज। कामराज ये प्राइवेट बंदरगाह फ्रेंड्स, तो कामराज पोर्ट लिमिटेड। तो इसका नया नाम क्या हो गया फ्रेंड्स? एन्नोर बंदरगाह का कामराज पोर्ट लिमिटेड। आपको दिखा देता हूँ एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है। तो यह देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पास है, चेन्नई से उत्तर में एन्नोर बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो विशाखापट्टनम भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पारादीप भी पढ़ा दिया और कोलकाता भी पढ़ा दिया। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हो गए हमारे कुछ प्रमुख बंदरगाह। कहाँ के? ये जो भारत से लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो 13वां बंदरगाह बचा है यहाँ पास, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में। ओके फ्रेंड्स, तो अपन अब बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की। ये आखिरी बंदरगाह जो है अपना वो है 13वां नंबर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा, बस केवल इस पे यही याद रखिएगा कहाँ पे है ये ANN, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। तो इस प्रकार से ये होगा कुल हमारे 13। अगर हम इसकी बात करें, सभी बंदरगाहों की बात करें, तो जो इसका क्या प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कौन करता है? मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत कौन करता है? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनका जो मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है सभी पोर्ट बंदरगाहों का?
पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत? मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के तहत। अधिनियम का नाम भी याद रख लीजिए, मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम या एक्ट। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट या मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के तहत इनका क्या किया जाता है? सभी का प्रबंधन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये हो गए 13 बंदरगाह। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बार मैं पूरा मैप में 13 बंदरगाहों के बारे में बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, यह पहला कांडला बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये दूसरा मुंबई, तीसरा नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मुर्मुगोवा गोवा में, पांचवा न्यू मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में, छठवां कोचीन कहाँ? केरल में, सातवां तमिलनाडु में तूतीकोरिन, जिसका नाम रख दिया गया वीओ चिदम्बरनार। क्या हो गया नाम? चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार। उसके बाद आठवां चेन्नई, नौवां एन्नोर, ये तमिलनाडु में है तीनों। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर 11वां उड़ीसा में पारादीप, और 12वां पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, और ये लास्ट पोर्ट ब्लेयर। इस प्रकार से ये हमारे हो गए प्रमुख बंदरगाह फ्रेंड्स। ये हमारे 13 बंदरगाह हो गए और इनकी खासियत मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट बचता है जिसे अपन कहेंगे सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सागरमाला परियोजना की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये इसके अगर अपन स्टार्ट की बात करें तो ये हुई थी 15 अगस्त 2003 को। कब फ्रेंड्स? 15 अगस्त 2003 को ये स्टार्ट हुई थी। देखिए इस उद्देश्य क्या है, इसकी उद्देश्य की बात कर लें तो देखिए, जो सभी बंदरगाह मैंने आपको बताए, भारत के जो सभी बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह, उन्हें क्या करना था? आपस में जोड़ने से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो सभी बंदरगाह हैं उन्हें आपस में जोड़ने के उद्देश्य से है। एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए क्या होगा इससे? इसके तहत कृषि क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन में क्या होगी? बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा? जो कृषि क्षेत्र है उसमें व्यापार होगा, व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, और उसके साथ साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका इस उद्देश्य के तहत इस सागरमाला परियोजना को लॉन्च किया गया था। और सागरमाला परियोजना के तहत क्या करना है? तो इसके परियोजना के तहत भारत के जो सभी बंदरगाह हैं उन्हें आपस में जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये था कुछ हमारे सागरमाला परियोजना। तो फ्रेंड्स, इस सागरमाला परियोजना के साथ ही हमारा जो कौन सा जल परिवहन वाला पार्ट है ये होता है, ये समाप्त होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जल परिवहन भी समाप्त हो गया। और पहले हम लोगों ने 3 और परिवहन, सड़क, रेल और वायु परिवहन के बारे में चर्चा कर ली थी। और जल परिवहन के साथ ही हमारा परिवहन वाला पार्ट समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये परिवहन वाला पार्ट आज हमारा समाप्त हो गया। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इसकी PDF पाने के लिए, इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।